नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चुरू जिले की सरदार शहर तहसील में एक छोटा सा गांव है पुंसीसर। ये गांव राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बसा है, जहां की जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी हुई है। इस गांव में रहती थी मेहर, जिसे लोग प्यार से मोहरा भी बुलाते थे। मेहर एक साधारण सी लड़की थी, जिसका बचपन गांव की धूल भरी गलियों और खेतों में बीता था। उसका परिवार गरीब था और मेहनत मजदूरी ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। मेहर का स्वभाव मेहनती और जुझारू था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बचपन से ही उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। खेतों में काम करना, पानी भरना और घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाना उसके लिए आम बात थी। गांव के लोग उसे उसकी मेहनत और हिम्मत के लिए जानते थे। जब मेहर शादी की उम्र में पहुंची तो उसके पिता ने साल 2008 में उसकी शादी हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के थराना गांव के हेतराम के बेटे फताराम से कर दी। हेतराम का परिवार भी मेहनतकश था। उनके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी, लेकिन पानी की कमी के कारण उस पर ज्यादा फसल नहीं हो पाती थी। इस वजह से हेतराम के तीनों बेटे, जिनमें फताराम भी शामिल था, मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। फताराम की जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। वो शादियों में खाना बनाने का काम करता था, जिससे उसे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। लेकिन ये कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। खाली समय में वह अपने पिता और भाइयों के साथ मजदूरी करता ताकि घर का खर्च चल सके। शादी के बाद मेहर फताराम के साथ थराना गांव में रहने लगी। शुरुआती दिन मेहर के लिए नई जिम्मेदारियों और नई जिंदगी को समझने में बीते। फताराम का स्वभाव मेहनती था, लेकिन वो थोड़ा जिद्दी और परंपराओं से बंधा हुआ था। मेहर ने धीरे धीरे अपने ससुराल में जगह बनाई। वो घर के कामों में माहिर थी और सास-ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और ये बात मेहर को भी परेशान करती थी। फताराम की कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। हेतराम के परिवार में संयुक्त परिवार की परंपरा थी और सभी भाई एक साथ रहते थे। लेकिन खेती की जमीन कम होने और पानी की कमी के कारण परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था। साल 2011 में मेहर ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने गरिमा रखा। गरिमा के जन्म ने मेहर और फताराम की जिंदगी में खुशी तो लाई, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी। बच्ची की परवरिश और घर के खर्चों ने फताराम पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसी समय हेतराम ने अपने बड़े बेटे की तरह फताराम को भी परिवार से अलग कर दिया। यह फैसला परिवार की परंपराओं और आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया था। हेतराम का मानना था कि अलग होने से प्रत्येक बेटा अपनी जिम्मेदारी खुद संभालेगा और संयुक्त परिवार का बोझ कम होगा। फताराम ने अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन पर एक छोटा सा कमरा बनवाया और मेहर व गरिमा के साथ वहां रहने लगा। अलग होने के बाद फताराम की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। अब उसे सिर्फ अपने पिता और भाइयों की मदद पर निर्भर नहीं रहना था। उसे अपनी पत्नी और बेटी का पूरा खर्च उठाना था। फताराम दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई पर्याप्त नहीं थी। शादियों में खाना बनाने का काम मौसमी था और बाकी समय में उसे मजदूरी करनी पड़ती थी। मजदूरी की कमाई अनिश्चित थी और कई बार दिन भर काम करने के बाद भी उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने की जरूरत थी। मेहर ये सब देख रही थी। वो समझती थी कि फताराम की मेहनत के बावजूद परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। वो अपने पति के चेहरे पर बढ़ती चिंता की लकीरें देख सकती थी। मेहर का मन बेचैन रहने लगा। वो अपने मायके में मेहनत का काम कर चुकी थी और जानती थी कि वो भी कमाई में योगदान दे सकती है। उसने फताराम से बात की और कहा कि वो भी मजदूरी करके घर के खर्च में मदद करना चाहती है। शुरुआत में फताराम को ये विचार पसंद नहीं आया। उसके लिए ये बात अखर रही थी कि उसकी पत्नी मजदूरी करे।
गांव की परंपराओं में औरतों का बाहर जाकर मजदूरी करना आम नहीं था। फताराम को डर था कि अगर मेहर ने मजदूरी शुरू की तो गांव वाले ताने मारेंगे और उसकी इज्जत पर सवाल उठाएंगे। वो नहीं चाहता था कि लोग कहें कि वो अपनी बीवी की कमाई पर जी रहा है। लेकिन मेहर ने हार नहीं मानी। उसने फताराम को समझाया कि अगर गांव में ये मुमकिन नहीं है तो वे किसी दूसरी जगह जा सकते हैं जहां कोई उन्हें न जानता हो। मेहर ने फताराम को बताया कि वो मायके में मर्दों से भी ज्यादा मेहनत का काम कर चुकी है और वो किसी भी तरह की मजदूरी कर सकती है। पहले तो फताराम को मेहर की बात मजाक जैसी लगी, लेकिन जब उसने इस पर गहराई से सोचा तो उसे मेहर की सलाह सही लगी। वो समझ गया कि अगर मेहर भी कमाई में हाथ बटाएगी तो शायद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। इसके अलावा मेहर की मेहनत और हिम्मत देखकर उसे यकीन हो गया कि वो ये काम कर सकती है। फताराम ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर कहीं और जाएंगे जहां वे नई शुरुआत कर सके। फताराम ने अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास जाने का फैसला किया जो हरियाणा के पन्नी वाली गांव में रहता था। उसने सोचा कि वहां मेहर और वो दोनों मजदूरी कर सकते हैं और गांव वालों की नजरों से दूर रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगले ही दिन फताराम, मेहर और उनकी छोटी बेटी गरिमा के साथ पन्नी वाली गांव के लिए निकल पड़े। ये सफर उनके लिए आसान नहीं था। एक छोटी बच्ची के साथ अनजान जगह पर जाना और वहां नई जिंदगी शुरू करना चुनौतीपूर्ण था। लेकिन मेहर और फताराम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। पन्नी वाली गांव पहुंचने पर फताराम के रिश्तेदार ने उनका स्वागत किया। गांव में उस समय एक मकान का निर्माण चल रहा था। फताराम और मेहर ने तुरंत वहां मजदूरी शुरू कर दी। फताराम को निर्माण कार्य में ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन वो मेहनत करने को तैयार था। मेहर भी पूरे जोश के साथ काम में जुट गई। उसकी मेहनत और तेजी देखकर लोग हैरान थे। वो ईंटें उठाती, गारा बनाती और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। उसका ये जुनून देखकर फताराम को भी हिम्मत मिली। दोनों दिन भर मेहनत करते और शाम को थककर अपने रिश्तेदार के घर लौट आते। पन्नी वाली में काम शुरू करने के कुछ दिन बाद ही उनकी कमाई में सुधार होने लगा। फताराम को लगने लगा कि मेहर का सुझाव सही था। अगर वे गांव में रहते तो शायद इतनी कमाई नहीं कर पाते। मेहर की मेहनत ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया, बल्कि फताराम पर से भी काम का बोझ कुछ कम किया। लेकिन ये नई शुरुआत उनके जीवन में एक नया मोड़ भी लाने वाली थी, जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। पन्नी वाली में जिस मकान का निर्माण चल रहा था, वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक था कृष्ण कुमार, जो हरियाणा के सिरसा जिले के आशाखेड़ा गांव का रहने वाला था। कृष्ण एक राजमिस्त्री था और अपने काम में माहिर था। वो काम की तलाश में पन्नी वाली आया था। कृष्ण का स्वभाव मिलनसार था और वो जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाता था। मेहर की मेहनत और फुर्ती देखकर वो प्रभावित हुआ। उसने एक दिन मेहर से बात की और उसके काम की तारीफ की। मेहर को उसकी तारीफ अच्छी लगी और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये छोटी सी बातचीत धीरे धीरे उनकी नजदीकियों का कारण बनने लगी। कृष्ण ने मेहर से बातचीत बढ़ानी शुरू की। वो अक्सर उसके पास आता और काम के बहाने बातें करता। मेहर को शुरू में ये सब सामान्य लगा। वो समझती थी कि कृष्ण बस दोस्ताना व्यवहार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण का व्यवहार बदलने लगा। वो मेहर की तारीफ करने लगा और उसे भाभी कहकर बुलाने लगा। मेहर को भी उसका ये व्यवहार अच्छा लगने लगा। वो अपने काम में व्यस्त रहती, लेकिन कृष्ण की बातें उसे हल्का फुल्का मनोरंजन देती थी। फताराम को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। वो दिन भर काम में व्यस्त रहता और शाम को थककर घर लौट आता। उसे लगता था कि मेहर भी उसके साथ मिलकर परिवार के लिए मेहनत कर रही है। कृष्ण और मेहर की बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे न तो मेहर समझ पाई और न ही फताराम को इसका अंदाजा हुआ। मेहर को कृष्ण की बातें
और उसका ध्यान अच्छा लगने लगा। वो अपने पति की मेहनत और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा सुकून महसूस करती थी। लेकिन ये सुकून जल्द ही एक ऐसी गलती में बदलने वाला था जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कृष्ण ने मेहर के साथ समय बिताने के लिए और भी मौके तलाशने शुरू कर दिए। वो काम के दौरान मेहर के पास आता, उससे बातें करता और कभी कभी छोटे मोटे उपहार देता। मेहर को ये सब शुरू में सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे वो कृष्ण की ओर आकर्षित होने लगी। कृष्ण अविवाहित था और अपने व्यवहार से मेहर को ऐसा लगने लगा कि वो उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना सकता है। दोनों की बातचीत इतनी चालाकी से होती थी कि फताराम को उनके रिश्ते की जरा भी भनक नहीं लगी। कुछ समय बाद पन्नीवाली में बारिश की खबर मिली और फताराम ने फैसला किया कि वो अपने गांव थराना लौटेगा। खेतों में जुताई और बुवाई का समय था और वो नहीं चाहता था कि उसकी जमीन बेकार रहे। मेहर को यह खबर सुनकर उदासी हुई, क्योंकि अब वो कृष्ण से दूर हो जाएगी। उसने अपनी ये चिंता कृष्ण को बताई। कृष्ण ने मेहर को आश्वासन दिया कि वो उसे एक मोबाइल फोन देगा ताकि दोनों बातें कर सकें और मिलने का कोई तरीका निकाल सकें। मेहर ने समझ लिया कि कृष्ण का इरादा क्या है। उसने कहा कि मोबाइल ऐसा देना चाहिए कि फताराम को शक न हो। कृष्ण ने योजना बनाई और मेहर को एक नया मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अगले ही दिन फताराम, मेहर और उनकी बेटी गरिमा को लेकर थराना लौट आया। थराना लौटने के बाद मेहर और कृष्ण की बातें फोन पर होने लगी। दोनों एक दूसरे से मिलने को बेताब थे, लेकिन गांव में ये मुमकिन नहीं था। इस बीच मेहर ने एक बेटे को जन्म दिया। अब वो 2 बच्चों की मां थी, गरिमा और एक नवजात बेटा। लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद मेहर और कृष्ण का रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। फोन पर उनकी बातें जारी रहीं और दोनों एक दूसरे को पास पाने की चाहत रखने लगे। मेहर ने एक दिन फोन पर कृष्ण से कह दिया कि अगर वो चाहे तो मिलने का कोई तरीका निकाल सकता है। कृष्ण ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा कि वो अगले दिन थराना आ जाएगा और वहां कोई न कोई काम ढूंढ लेगा। जैसा कहा वैसा ही हुआ। कृष्ण थराना पहुंच गया। पास के एक गांव में मकान का निर्माण चल रहा था, जहां उसे राजमिस्त्री का काम मिल गया। गांव में किसी का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था और कृष्ण ने फताराम का घर आसानी से ढूंढ लिया। फताराम और मेहर ने उसका स्वागत किया। फताराम को कृष्ण पर कोई शक नहीं था, क्योंकि वो उसे पन्नीवाली से जानता था। थराना में फताराम फिर से शादियों में खाना बनाने का काम करने लगा। मेहर अब मजदूरी पर नहीं जाती थी, क्योंकि गांव की परंपराओं के कारण फताराम को यह पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद कृष्ण वापस लौट गया, लेकिन उसका मन मेहर के बिना नहीं लग रहा था। एक रात जब कृष्ण अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे मेहर का फोन आया। मेहर ने बताया कि अगले दिन फताराम एक शादी में खाना बनाने जाएगा और 3 दिन तक बाहर रहेगा। कृष्ण ने मौका देखा और छिपते छिपाते मेहर के घर पहुंच गया। दोनों ने उस रात साथ में समय बिताया। इसके बाद जब भी फताराम बाहर जाता, मेहर कृष्ण को बुला लेती। दोनों चोरी छिपे मिलते थे और उनकी सावधानी इतनी थी कि किसी को उनके रिश्ते का पता नहीं चला। लेकिन कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। एक रात मेहर के देवर ने दोनों को एक साथ देख लिया। उसने कृष्ण को धमकाकर भगा दिया और ये बात फताराम को बता दी। फताराम को जब अपनी पत्नी की हरकत का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मेहर की पिटाई की और उस पर सख्त निगरानी रखने लगा। मेहर के लिए कई पाबंदियां लगा दी गई। उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और फताराम उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। मेहर को यह सब घुटन भरा लगने लगा। वो कृष्ण से दूर होने की वजह से बेचैन थी और कृष्ण की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों ने फोन पर बात की और एक खतरनाक फैसला लिया। वे भागने की योजना बनाएंगे। 8 अगस्त की रात मेहर ने अपनी योजना को अंजाम दिया। वो अपने दोनों बच्चों, गरिमा और नवजात बेटे को लेकर गांव के बाहर तालाब के पास पहुंची,
जहां कृष्ण मोटरसाइकिल लेकर उसका इंतजार कर रहा था। कृष्ण मेहर और बच्चों को लेकर हरियाणा की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों के सफर के बाद वे गोरीवाला गांव पहुंचे, जहां उस समय एक सत्संग चल रहा था। कृष्ण ने मेहर और बच्चों को वहां बिठा दिया और खुद भी उनके साथ बैठ गया। सुबह होते ही वो उन्हें राजस्थान के संग्रिया कस्बे ले गया। वहां उसने मेहर और बच्चों को रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बिठा दिया और खुद पास में मजदूरी करने चला गया। दिन में वो काम करता और मेहर बच्चों के साथ स्टेशन पर रहती। रात को कृष्ण वापस आकर वहीं सो जाता। खाने पीने का इंतजाम वो बाहर से कर देता, लेकिन दोनों के मन में डर बना हुआ था। उन्हें लगता था कि फताराम ने पुलिस में शिकायत कर दी होगी और अब पुलिस उनकी तलाश में होगी। अगर वे पकड़े गए तो बदनामी और जेल का डर था। इस डर ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। न तो वे ठीक से खाना खा पा रहे थे, न ही चैन से सो पा रहे थे। कृष्ण को भी डर था कि अगर वो अपने गांव लौटा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। 5 दिन ऐसे ही बीत गए। दोनों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया, अपनी जान देने का। कृष्ण मेहर और बच्चों को लेकर कालवाना गांव के पास इंदिरा गांधी नहर की ओर चल पड़ा। सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। नहर की पटरी पर बैठकर कृष्ण ने मेहर को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेहर अपने फैसले पर अड़ी रही। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बात होती रही। आखिरकार मेहर ने अपने बच्चों के साथ नहर की ओर कदम बढ़ाए और पानी में उतर गई। तेज बहाव में मेहर और बच्चे गायब हो गए। कृष्ण वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। कुछ पल बाद वो चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल लेकर वापस निकल गया। 9 अगस्त की सुबह जब फताराम नींद से जागा तो उसने देखा कि मेहर और बच्चे घर में नहीं थे। वो घबरा गया और पूरे गांव में उन्हें ढूंढने लगा। जब कहीं पता नहीं चला तो उसने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 10 अगस्त को उसने थाना पल्लू में मेहर और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की और फताराम के घरवाले भी उनकी खोज में जुट गए। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तभी गांव के मनीराम और रूपाराम ने फताराम को बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले मेहर को तालाब के पास कृष्ण से बात करते देखा था। फताराम को पहले से शक था कि मेहर और कृष्ण के बीच नाजायज रिश्ता है। इस खबर ने उसके शक को और पक्का कर दिया। 19 अगस्त को फताराम अपने रिश्तेदार नंदलाल के साथ कृष्ण के गांव आशाखेड़ा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मेहर का मोबाइल कृष्ण के पास था। इससे उसका शक और गहरा हो गया। कृष्ण से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली तो फताराम वापस लौट आया। अगले दिन वो नंदलाल के साथ थाना पल्लू गया और थाना प्रभारी सुनील चारण को पूरी बात बताई। फताराम की तहरीर पर पुलिस ने कृष्ण के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 और 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 21 अगस्त को पुलिस ने कृष्ण को हरियाणा के चौटाला गांव से गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन पुलिस को इंदिरा गांधी नहर के पास एक बच्ची की लाश मिली। फताराम ने उसे पहचान लिया। ये उसकी बेटी गरिमा थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश फताराम को सौंप दी। कृष्ण को पुलिस ने नोहर के एससीजीएम कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड मांगी। कोर्ट ने उसे 9 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान कृष्ण ने मेहर और बच्चों की हत्या कबूल कर ली। उसने पुलिस को मेहर का मोबाइल और मोटरसाइकिल दिखाई, जिससे वो मेहर को लेकर भागा था। जांच में पता चला कि कृष्ण की कही और शादी तय हो चुकी थी और वो मेहर से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने चालाकी से मेहर और बच्चों को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस मेहर और उसके बेटे के शव की तलाश में नहर के किनारे नजर रख रही थी। मेहर की एक गलती ने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसका कृष्ण पर अंधा भरोसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में भरोसा जरूरी है,
लेकिन उसे सोच समझ कर करना चाहिए। रिश्तों के नाम पर आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। मेहर ने अपने परिवार की सुरक्षा को दरकिनार कर एक गलत रास्ता चुना, जिसने न केवल उसकी बल्कि उसके बच्चों की जिंदगी भी छीन ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लिखे कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।